हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स के यूनिट फर्स्ट का कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ओके, स्क्रीन पे देखिए आपको दिख रहा है क्लासिकल मैकेनिक्स, फिर उसके नीचे यूनिट फर्स्ट और बगल में पार्ट 2 लिखा हुआ है। तो पार्ट 2 बस मैं इस वजह से लिखा हूँ क्योंकि इससे पहले हम लोग यूनिट फर्स्ट पे कुछ एमसीक्यू देख चुके हैं जो पार्ट फर्स्ट करके मैं बताया था। इस वजह से आज यहाँ पे पार्ट सेकंड लिखा हूँ। ओके, इससे कोई कन्फ्यूजन नहीं ना। पार्ट सेकंड लिखने के पीछे की रीज़न क्या है कि एक लेक्चर हम लोग देख चुके हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के यूनिट फर्स्ट पे, ठीक। तो वो पार्ट फर्स्ट था और ये क्या है हम लोग का पार्ट सेकंड है। ओके, और इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर का एमसीक्यू लाऊंगा सेकंड यूनिट का। ओके, जितने भी एमसीक्यू आपको कराए जा रहे हैं उनको आप अच्छे से पढ़िए और उसके बाद ही अपना एग्ज़ाम देने जाइए। देखिए डेफिनेटली आपका जो एग्ज़ाम होगा निश्चित रूप से बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि जो भी एमसीक्यू कराया जाता है वो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू ही कराया जाता है, ठीक। जो भी बच्चे पिछले सेमेस्टर में मेरे चैनल पे एमसीक्यू की पढ़ाई किए होंगे उनको ये चीज़ पता होगा कि मेरे कराए गए एमसीक्यू से आपको एग्ज़ाम में अच्छा खासा हेल्प होता है, ठीक। तो आप एमसीक्यू करिए और फिर एग्ज़ाम देने जाइए। देखिए निश्चित तौर पे आप अच्छा स्कोर करेंगे अपने एग्ज़ाम में, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हों। ओके, अब देखिए जो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि अ पार्टिकल इज कंस्टेंट टू मूव ऑन अ पैराबोला y इक्वल टू kx², ठीक। एक पार्टिकल है जिसके ऊपर कंस्टेंट लगा दिया गया है। कंस्टेंट मतलब क्या, प्रतिबंध लगा दिया गया है कि तुमको पैराबोला के ऊपर ही क्या करना है, मोशन करना है। मतलब तुम्हारा जो मोशन होगा एक पैराबोलिक मोशन होगा और जो तुम्हारा पाथ होगा वो y इक्वल टू kx² के बराबर होगा, ठीक। ऐसे समझिए पार्टिकल को y इक्वल टू kx² के एक पैराबोला पे प्रतिबंध कर दिया गया कि तुम इसी पैराबोला पे घूमो, ठीक। इसके अलावा तुम्हें कहीं घूमना नहीं है। ओके, तो पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज, तो कह रहा है कि इस पार्टिकल का डिग्री ऑफ फ्रीडम बताइए, कितने नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम की ज़रूरत पड़ेगी अगर पार्टिकल पर कंस्टेंट लगा है कि वो इस पैराबोला पर घूमे। तो देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट होता है। जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट होगा जिससे हम लोकेशन वगैरह को, पार्टिकल के पोजीशन वगैरह को बता पाएँ, उसी को हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर इस पैराबोला के क्वेश्चन से देखा जाए तो यहाँ पे x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है लेकिन y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो x पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब इस इक्वेशन से हम लोग को साफ साफ पता चल रहा है कि अगर हमको x का वैल्यू पता है तो हम उससे y का वैल्यू पता कर लेंगे, ठीक, क्योंकि y x पे डिपेंड है। तो इसका मतलब यहाँ पे बस हमको एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इस पैराबोला से साफ साफ ये पता चल रहा है कि x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y x पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हमको नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जरूरत पड़ती है। तो इस इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल का नंबर कितना है, 1 है। तो इसका मतलब हमको बस एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की जरूरत पड़ेगी इस पार्टिकल के पोजीशन को बताने के लिए। अगर हमको x का वैल्यू पता चलता है तो x का वैल्यू इसमें पुट करके y का वैल्यू हम लोग पता कर लेंगे और x y हम लोग को पता चल जाएगा तो हम पार्टिकल के पोजीशन को आसानी से बता सकते हैं, ठीक। तो इसका मतलब हमको बस एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की जरूरत पड़ेगी क्योंकि इस इक्वेशन में जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो x है और जिसका नंबर क्या है, 1 है, ठीक। तो इस वजह से डिग्री ऑफ फ्रीडम भी क्या होगा, 1 होगा। अगर हमको x का वैल्यू जानकारी हो जा रहा है तो हम y के वैल्यू बता पा रहे हैं और x y दोनों वैल्यू बता पा रहे हैं। इसका मतलब पार्टिकल के एग्जैक्ट पोजीशन को हम बता पा रहे हैं, ठीक, क्योंकि पार्टिकल का मोशन क्या है, 2D मोशन है, x y प्लेन में हो रहा है, ठीक। तो ये चीज़ तो आपको पता है। दिस मीन्स व्हाट, द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर दिस पार्टिकल विल बी 1। दिस मीन्स ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, क्लियर है चीज़ ना, ऐसे आप निकाल सकते हैं, ठीक। अब देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, बिल्कुल गलत। आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, बिल्कुल सही। फिर कह रहा कि आर नेसेसरी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, बिल्कुल गलत। ये नेसेसरी वर्ड से गलत हो गया, ठीक। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट हो, वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट भी हो सकता है, ठीक। तो इस वजह से ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये डी नंबर ऑप्शन भी क्या होगा, करेक्ट होगा। इसका मतलब जो सेकंड क्वेश्चन है इसका बी और डी दोनों ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, ये इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर भी हो सकता है और मे बी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट भी हो सकता है, ठीक। क्लियर है चीज़। तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट के केस में ये बी और डी दोनों ऑप्शन क्या होंगे, करेक्ट होंगे, ठीक। एग्जाम में हो सके कोई एक ऑप्शन पूछे, अगर इस तरह क्वेश्चन आएगा तो चाहे आप बी लगाइए चाहे डी लगाइए, बी या डी में से कोई क्वेश्चन ऑप्शन सही लगाइए, आपका आंसर सही माना जाएगा, ठीक। अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो
इस वजह से मैं ऐसा क्वेश्चन जान के लाया हूँ। वास्तव में ये जो क्वेश्चन है ये क्या है, MSQ है, मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चन है ये, ठीक। यह मल्टीपल सेलेक्टेड क्वेश्चन है, ये MCQ नहीं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है, ठीक। लेकिन ऐसा क्वेश्चन इस वजह से लाया हूँ क्योंकि कभी कभी एग्जाम में MCQ में MSQ आ जाता है, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो, आप कोई भी एक ऑप्शन लगाएंगे तो आपका आंसर क्या होगा, सही माना जाएगा। ओके, चाहे बी लगाए चाहे डी लगाए। अदरवाइज अगर एग्जामिनर को ध्यान जाता है तो एग्जामिनर इस क्वेश्चन को इनकरेक्ट मान लेते हैं, तो तब भी जो भी बच्चा अटेम्प्ट किया रहेगा उसको नंबर मिलेगा इस पर। ओके, तो बी और डी दोनों ऑप्शन क्या हैं, करेक्ट हैं। आगे बढ़ें। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अ रिजिड बॉडी मूविंग फ्रीली इन स्पेस हैज डिग्री ऑफ फ्रीडम। कोई रिजिड बॉडी फ्री स्पेस में मूव कर रहा है, मतलब स्पेस में फ्रीली मूव कर रहा है, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा। मान लीजिए कोई रिजिड बॉडी है, किसी इस शेप का, मान लीजिए रिजिड बॉडी है, किसी भी शेप का हो सकता है, ठीक। स्पेस में फ्रीली मूव कर रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट ले रहे हैं, P1 P2 P3, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट ले रहे हैं, ठीक। अब देखिए हर एक पॉइंट का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, 3 होगा, इसका भी 3 होगा, इसका भी 3 होगा, ठीक। हर एक पॉइंट के लॉन्ग XYZ कंपोनेंट होंगे ना, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। लेकिन अब रिजिड बॉडी है, 3 पॉइंट के आपस के बीच का डिस्टेंस भी क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, ठीक। अगर हम ऐसे कहें P1 P2 और फिर क्या कहें P3 कहें, तो इनके बीच का जो आपस का डिस्टेंस है वो फिक्स रहेगा, मतलब इनके ऊपर 1 2 और 3 कंस्टेंट लगेंगे। तो इसका मतलब जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इनका हम अगर कहें तो क्या हो जाएगा, पूरे बॉडी का, तो क्या हो जाएगा, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका था जब फ्रीली था, 3 इसका था जब फ्रीली था, और 3 इसका था जब ये फ्रीली था। तो 3 3 6 3 9 ये हो गया, और इसमें से कंस्टेंट घटा देंगे 3, तो क्या हो जाएगा, 9 - 3 कितना हो गया, 6। तो इसका मतलब 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम की ज़रूरत हमको पड़ेगी। तो इसका मतलब डी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक। क्लियर है चीज़, डी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि अ पार्टिकल इज कंस्टेंट टू मूव अलोंग द इनर सरफेस ऑफ अ फिक्स्ड हेमी स्फेरिकल बाउल, द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ पार्टिकल इज, ठीक। नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ पार्टिकल इज, ठीक। मान ले रहा है हेमी स्फेरिकल बाउल है, घर में जो कटोरा होता है आपके, मान लीजिए कुछ इस शेप का होगा, ठीक। अब जब पार्टिकल क्या कर रहा है, इसके इनर सरफेस, मान लीजिए पार्टिकल ऐसे इस पर कहीं मोशन कर रहा है, तो पार्टिकल ऊपर एक कंस्टेंट लग गया है कि जो सेंटर से उसका डिस्टेंस होगा हमेशा फिक्स होगा, ठीक। अब इस जब हेमी स्फेरिकल मतलब अर्धगोलाकार, इस अर्धगोलाकार कटोरे के अंदर जब इस पार्टिकल का मोशन होगा, तो गोलाकार कटोरे के अंदर मोशन कर रहे हैं, इस मोशन की बात कर रहे हैं, इसका हम लोग स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं। तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में किसी पार्टिकल के मोशन को डिफाइन करने के लिए, पोजीशन को डिफाइन करने के लिए 3 कोऑर्डिनेट जरूरत पड़ती है, r, थीटा, फाई। लेकिन यहाँ पे हम ये कह दिए हैं, हमने क्वेश्चन ये कह दिया है कि जो पार्टिकल है वो इनर सरफेस में मूव कर रहा है, इसका मतलब पार्टिकल के ऊपर एक कंस्टेंट लगा हुआ है कि हमेशा उसका जो r रहेगा वो क्या रहेगा, हमेशा उस पार्टिकल का जो r रहेगा हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। यहाँ रहेगा, चाहे यहाँ रहे, चाहे यहाँ रहे, चाहे यहाँ रहे, चाहे इधर कहीं रहे, पीछे वाले सरफेस हमेशा उसका r फिक्स होगा। और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट 3 कोऑर्डिनेट हमको चाहिए एग्जैक्ट पोजीशन अगर बताने के, r, थीटा, फाई। तो r को हम फिक्स कर दिए, तो कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम बचा, 3 - 1, टोटल 3 होता है, एक कंस्टेंट तो था r, उसको घटा दिए, तो 3 - 1 मतलब 2, जो कौन कौन सा होगा, थीटा और फाई। तो इसका मतलब 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है चीज़। तो इसका मतलब जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। हमको 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम की क्या पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी। ओके, शायद आप बात समझ गए होंगे। ओके, अब देखिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कंस्टेंट इन रिजिड बॉडी इज, कह रहा है कि रिजिड बॉडी में जो कंस्टेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, ठीक। तो पहला देखिए, रिजिड बॉडी में जो कंस्टेंट होते हैं वो क्या होते हैं, होलोनॉमिक होते हैं, क्योंकि उस हम जब पढ़ा रहे थे तो आपको बताया भी थे कि 2 पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग इक्वलिटी के फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरा, चाहे बॉडी, मान लीजिए रिजिड बॉडी है, इनके 2 पॉइंट का डिस्टेंस लिया, चाहे बॉडी यहाँ रहे चाहे बॉडी यहाँ रहे, हमेशा इन 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फिक्स रहेगा। मतलब ये स्लेरोनोमिक कंस्टेंट को भी फॉलो करेंगे, जो टाइम इंडिपेंडेंट होता है, जो टाइम पे डिपेंड नहीं करता है।
बात समझ में आ रहा है। पहला तो होलोनॉमिक कांस्टेंट होगा, क्योंकि इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस उसको इक्वेशन के फॉर्म में हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। दूसरा, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, टाइम के साथ बदलने वाला नहीं है, वो फिक्स रहेगा। या किसी भी दो पॉइंट के बीच रिजिड वाइड की बात करें अगर, तो किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहेगा, वो टाइम के साथ बदलने वाला है नहीं। तो ऐसा कांस्टेंट जो टाइम पर डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्लेरोनॉमिक कांस्टेंट कहते हैं। तो इसका मतलब जो ए नंबर ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। ये क्या हो जाएगा, होलोनॉमिक और स्लेरोनॉमिक दोनों कांस्टेंट होगा, या स्क्लेरोनॉमिक, आप जो कहिए, ठीक, ये कांस्टेंट होगा। ए नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर है ना ये चीज़? ओके, वेरी गुड। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है कि अ पेयर ऑफ सीजर्स लाइंग ऑन अ टेबल, देन राइट डाउन द डिग्री ऑफ फ्रीडम टू डिस्क्राइब द सिस्टम। ठीक, दो कैंची हैं, पेयर ऑफ सीजर्स मतलब दो, समझिए कैंची है दो जो टेबल पे रखी गई है, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम की ज़रूरत पड़ेगी, या टेबल पे दो कैंची हैं तो उस सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, तो देखिए कैंची आप जानते हैं कैसा होता है, ये मान ले रहे हैं कुछ इस शेप का कैंची है। ठीक, ये कुछ ऐसा कैंची बना दे रहे हैं बस रफली समझने के लिए। ठीक, एक लिंक ये है, एक लिंक ये है। ठीक, अब देखिए सपोज करिए आप अपने पेज पे, जिस पेज पे आप एमसीक्यू नोट कर रहे हैं उसको कट कर रहे हैं कैंची से। सपोज करिए कि आप अपने पेज को कैंची से कट कर रहे हैं, तो आपका कैंची क्या होगा, आगे ऐसे बढ़ेगा, पेज को काटते हुए ऐसे आगे बढ़ेगा। ठीक, तो मान ले रहे हैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग बढ़ रहा है। ठीक, और आपका पेज कैसा होगा, एक्स वाई प्लेन मान सकते हैं ना, प्लेन पेज को एक्स वाई प्लेन मान सकते हैं, तो आपका पेज क्या है, एक्स वाई प्लेन है। ठीक, तो कैंची ऐसे काटते हुए आगे बढ़ेगा, उसको हम क्या मान ले रहे हैं कि एक्स डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। ठीक, और इन दोनों के बीच का एंगल मान ले रहे हैं थीटा है किसी टाइम पे। ठीक, तो अब देखिए कैंची कितना आगे तक गया उसके लिए हमको एक्स बताना पड़ेगा, और कैंची के इन दोनों लिंक के बीच, इसको लिंक कहा जाता है, एक ब्लेड ये एक ब्लेड ये। ठीक, जैसे पंखे में ब्लेड होता है ना, वैसे इसको उसको लिंक करते हैं, वैसे इसको भी लिंक कर सकते हैं, या ऐसे दो आर्म्स कर सकते हैं इसको। ठीक, तो इन दोनों आर्म के बीच कितना एंगल है उसके पता लगाने के लिए हमको क्या चाहिए, थीटा की जरूरत चाहिए। तो इसका मतलब वाई को हम ऐसे कह सकते हैं कि वाई किसका फंक्शन होगा, एक्स का और थीटा का फंक्शन होगा। ठीक, y को पता लगाने के लिए हमको x और थीटा का वैल्यू पता रहे तो हम बता देंगे कि y का कितना वैल्यू है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे y क्या है, x और थीटा पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन x और थीटा क्या है, आपस में इंडिपेंडेंट है। कैंची को आप कितना ओपन कर रहे हैं और कितना आगे बढ़ रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। कैंची का आगे बढ़ना और इन दोनों लिंक का ओपन या क्लोज होना, इन दोनों का आपस में कोई मतलब नहीं, ये दोनों आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट हैं। तो इसका नाम हम ये कह सकते हैं कि एक कैंची के लिए हमको दो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी की जरूरत पड़ रही है, एक क्या है एक्स है, दूसरा क्या है थीटा है। ठीक, तो इस तरीके से पेयर ऑफ सीजर्स है तो उसके लिए भी दो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी, तो इसका मतलब टोटल 4 इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हमको पड़ेगी। तो इसका मतलब डी नंबर ऑप्शन जो होगा क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है, कह रहा है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर फ्लाईव्हील। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर फ्लाईव्हील, तो मतलब अगर आपको थीटा पता हो तो आप फ्लाईव्हील को बता सकते हैं कि क्या उसका कंडीशन वगैरह है। ठीक, तो इसका मतलब हमको 1 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। ठीक, फ्लाईव्हील का तो प्रैक्टिकल आप किए होंगे, थीटा के बारे में अगर जानकारी है तो आप फ्लाईव्हील के बारे में एग्जैक्ट जानकारी दे सकते हैं। इसका मतलब हम लोग को 1 कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, मतलब ऐसे कहिए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगा फ्लाईव्हील का क्या होगा, 1 होगा। ओके, अब देखिए करा कि सिलेंडर रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन अ प्लेन, हाउ डिग्री ऑफ फ्रीडम इट हैज। ठीक, एक सिलेंडर है जो क्या कर रहा है, किसी प्लेन पर रोल्स कर रहा है विदाउट स्लिपिंग, बिना स्लिप किए, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, तो एक इसका क्या होगा रोटेशनल और एक क्या होगा ट्रांसलेशनल मोशन होगा। इसका हम लोग को टोटल 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम की जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं कि 8 का बी नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। ओके, मतलब क्या होगा, ये 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, नाउ 9 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट हैज़ द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, कामा जनरलाइज वेलोसिटी हैज़ द डायमेंशन ऑफ। अगर जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या है, वेलोसिटी का डायमेंशन रख रहा है, तो जनरलाइज वेलोसिटी किसका डायमेंशन रखेगा, तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट अगर क्या है वेलोसिटी का रख रहा है अगर डायमेंशन, तो जनरलाइज वेलोसिटी जो होगा वो एक्सेलेरेशन रखेगा, एक्सेलेरेशन का डायमेंशन रखेगा। क्यों, क्योंकि जनरलाइज कोऑर्डिनेट को जो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, जनरलाइज वेलोसिटी मिलेगा। तो जनरलाइज
कोऑर्डिनेट हम लोग का क्या था, वेलोसिटी था। इसका मतलब क्या किया जा रहा है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया जा रहा है, डी बाई डी टी लिख रहे हैं, तो ये जो डी बी बाई डी टी होगा ये क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। बात आप समझे, नहीं समझे, नहीं ना, चलिए एक बार फिर से समझाते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट हैज़ द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। जनरलाइज कोऑर्डिनेट जो है वो डायमेंशन रख रहा है किसका, वेलोसिटी का। तो कह रहा है कि जनरलाइज वेलोसिटी किसका डायमेंशन रखेगा। तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट को अगर हम टाइम के साथ इसको डिफरेंशिएट करें, मतलब जनरलाइज कोऑर्डिनेट का रेट ऑफ चेंज निकालने, तो हमको क्या मिलेगा, जनरलाइज वेलोसिटी मिलेगा। तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट का रेट ऑफ चेंज निकालना मतलब इस भी का रेट ऑफ चेंज निकालना जो वेलोसिटी है, ठीक, जनरलाइज कोऑर्डिनेट टू वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज निकालना। तो वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो इसका मतलब जो जनरलाइज वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। क्लियर। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि जो सी नंबर ऑप्शन है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द कंस्टेंट ऑन अ बीड ऑन अ यूनिफॉर्मली रोटेटिंग वायर इन अ फोर्स फ्री स्पेसिस। ठीक, एक बीड है जो यूनिफॉर्मली रोटेटिंग वायर, मान लीजिए एक मोती है जो एक वायर में क्या कर दिया गया, पहना दिया गया। ठीक, तो कह रहा है कि ये जो कंस्टेंट होगा किस टाइप का कंस्टेंट होगा। ठीक, तो देखिए ये जो होगा ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। मैं जब कंस्टेंट पढ़ाया था तो उसके एग्जाम्पल में लिखवाया था इसको, ये क्या होगा, रियोनॉमस कंस्टेंट होगा। ओके, ये क्या होगा, 10 का ए नंबर जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर है चीज, ये क्या होगा, रियोनॉमस कांस्टेंट होगा। ओके, 10 नंबर क्वेश्चन क्लियर होगा आपको, रियोनॉमस कांस्टेंट होगा। ठीक, क्योंकि टाइम के साथ क्या होगा, उसका पोजीशन वगैरह चेंज होता रहेगा। ठीक, अब देखिए फिर अगर हम बात करें 11 नंबर क्वेश्चन की, तो करा कि इफ़ द जनरलाइज कोऑर्डिनेट इज एंगल थीटा कामा द करस्पॉन्डिंग जनरलाइज फोर्स हैज डायमेंशन ऑफ। अगर जनरलाइज कोऑर्डिनेट थीटा है तो वहाँ पे जो फोर्स होगा वो क्या होगा, टार्क हो जाएगा। ठीक, जब थीटा इंट्रोड्यूस हुआ है तो वहाँ पर हम लोग को क्या मिलेगा, टार्क मिलेगा। ठीक, इसका हम लोग रोटेशनल मोशन की बात करें, जब थीटा इंट्रोड्यूस हो गया तो इसका हम लोग रोटेशनल मोशन वगैरह की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, टार्क वगैरह यूज़ करते हैं। इसका मतलब सी नंबर ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ओके, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा कि अ स्फीयर रोलिंग डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ फिक्स्ड स्फीयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक, एक स्फीयर है, ऐसे मान लीजिए एक स्फीयर है जिसके ऊपर से एक स्फीयर क्या कर रहा है, रोलिंग डाउन, ऐसे क्या हो रहा है, उतर रहा है। तो कह रहा है कि किसका एग्जाम्पल है। तो देखिए जो 12 नंबर क्वेश्चन है, इस 12 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, ये स्क्लेरोनॉमिक, नॉन होलोनॉमिक और कंजर्वेटिव सिस्टम का एग्जाम्पल, मतलब इस दरमियान जो एनर्जी रहेगा वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक, तो ये 12 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कंसीडर द स्टेटमेंट और बताइए कौन से इसमें से स्टेटमेंट ट्रू है। तो कह रहा कि कंस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी इज बाइलेटरल टाइप। फिर कह रहा कि इन यूनिलेटरल बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन इज पॉसिबल। ठीक, तो देखिए दोनों ऑप्शन इसका क्या है, गलत है। ठीक, सबसे पहले समझिए यूनिलेटरल कंस्टेंट के दौरान, कंस्टेंट देखिए यूनिलेटरल कंस्टेंट अगर रहेगा तो उस दरमियान क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में मोशन पॉसिबल होगा। ठीक, क्लियर है चीज़। यूनिलेटरल कंस्टेंट में देखिए, कंस्टेंट में पढ़ाया था तो आपको रियोनॉमिक, सेलोनॉमिक और होलोनॉमिक, नॉन होलोनॉमिक यही पढ़ाया हूँ। ठीक, क्योंकि आपके सिलेबस में यही था, लेकिन आगे आप जाएंगे जब नेक्स्ट क्लास में तो आपको कंजर्वेटिव, डेसिपेटिव, बाइलेटरल, यूनिलेटरल ये भी कंस्टेंट देखने को मिलेंगे। ओके, लेकिन ये जो एमसीक्यू है थोड़ा ये हायर क्लास का, ये वाला एमसीक्यू 13 वाला, इसमें देखिए यूनिलेटरल और बाइलेटरल दोनों कंस्टेंट दे दिया है। ठीक, तो इससे आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, आप सोच रहे होंगे सर नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन वास्तव में आपके सिलेबस नहीं है। ये मुझे क्वेश्चन एक जगह दिखा तो मैंने उसको बना लिया एमसीक्यूज़ का। ठीक, क्योंकि एग्जामिनर कई बार भूल जाते हैं कि आपके सिलेबस में क्या है क्या नहीं। मान लीजिए गलती से क्वेश्चन आ भी सकता है। ठीक, एग्जामिनर ना ध्यान दें तो ये क्वेश्चन दे भी सकते हैं। ठीक, आपके सिलेबस में बस रियोनॉमिक, स्क्लेरोनॉमिक, होलोनॉमिक और नॉन होलोनॉमिक कंस्टेंट है। ओके, कंजर्वेटिव, डेसिपेटिव, बाइलेटरल, यूनिलेटरल कंस्टेंट नहीं है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये यूनिलेटरल और बाइलेटरल कंस्टेंट से है। ठीक, तो देखिए बाइलेटरल कंस्टेंट जब होगा तो उसमें क्या होगा, दो बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों मोशन होता है। ठीक, क्लियर है चीज़। और यूनिलेटरल में क्या होता है
किसी किसी पॉइंट पे क्या होता है, फॉरवर्ड मोशन नहीं पॉसिबल होता है। ठीक, यूनिलेटरल मतलब यूनिमस एक होता है और बाईमिस क्या होता है, दो होता है। तो यहाँ से इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। ठीक, तो अब देखिए कह रहा है कि कंस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, कंस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। तो ये क्या होता है, होलोनॉमिक कंस्टेंट होता है। ठीक, ये जो कंस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी होता है वो होलोनॉमिक कंस्टेंट होता है, वो बायलेटरल कंस्टेंट नहीं होता है। बायलेटरल कंस्टेंट में क्या होता है, जो मोशन होता है बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों होता है। ठीक, और यूनिलेटरल में देखिए लिखा है कि बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मोशन इज पॉसिबल। ठीक, जिसका मतलब दोनों आपका स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अगर यहाँ बायलेटरल रहता तब ये वाला सही रहता, क्योंकि बाई मिस दो मतलब दोनों दिशा में क्या होगा, मोशन होगा, बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों, और यूनिलेटरल में से एक ही दिशा में होना चाहिए। और कंस्टेंट जो वेलोसिटी का इंडिपेंडेंट रहता है उसको हम क्या कहते हैं, होलोनॉमिक कंस्टेंट कहते हैं। क्लियर है चीज़, कौन सा कंस्टेंट कहते हैं, होलोनॉमिक कंस्टेंट कहते हैं। ओके, तो इसका मतलब पहला बायलेटरल नहीं होगा, पहला होलोनॉमिक होगा, और जो दूसरा है वो क्या होगा, बायलेटरल होगा। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट गलत यहाँ क्या है, गलत है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, आपके लेवल से थोड़ा ऊपर का क्वेश्चन है। ठीक, लेकिन मुझे देखा तो मैं सोचा इसको करवा दूँ, ताकि अगर गलती से एग्जाम में आए तो ये आप ये न कहें कि मैं पढ़ा नहीं हूँ। ठीक, इसका मतलब इसका डी नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। ठीक, नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए 14वां क्वेश्चन कर रहा है कि अ सिलेंडर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग डाउन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ एंगल थीटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक, 14वां क्वेश्चन का बी नंबर ऑप्शन जो होगा क्या होगा, करेक्ट होगा। ये किसका एग्जाम्पल होगा, स्क्लेरोनॉमिक होलोनॉमिक कंजर्वेटिव सिस्टम का क्या होगा, एग्जाम्पल होगा। ओके, अब देखिए 15वां क्वेश्चन कर रहा है कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ सिस्टम टू बी इन रेस्ट रेफर टू। ठीक, ये किसका स्टेटमेंट है, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, कौन सा करेक्ट होगा, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन आपको पढ़ाया गया है, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ओके, अब देखिए कह रहा है कि द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व इन सिंपल पेंडुलम आर। सिंपल पेंडुलम में नंबर ऑफ कंस्टेंट, कितने कंस्टेंट होते हैं, तो दो कंस्टेंट होते हैं। एक उसका जो लेंथ होगा थ्रेड का फिक्स होगा, दूसरा जो इसका मोशन होगा क्या होगा, एक प्लेन में होगा। ठीक, तो दो कंस्टेंट होते हैं, तो इसका मतलब 16 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ये सब आपको पढ़ाया गया है। ओके, 17वां क्वेश्चन देखिए, 17वां क्वेश्चन का रहा है कि 3 पार्टिकल मूविंग इन स्पेस सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 ऑफ देम ऑलवेज रिमेन फिक्स्ड हैव डिग्री ऑफ फ्रीडम। मान लीजिए 3 पार्टिकल हैं, स्पेस में मूव कर रहे हैं, तो हर एक पार्ट के लिए 3 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। तो क्या टोटल कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए, 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए। लेकिन इनके किसी 2 पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या रह रहा है, फिक्स रह रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 2 3 कंस्टेंट भी लग रहा है। तो टोटल 9 कोऑर्डिनेट थे तीनों बॉडी के, 3 इसके 3 इसके 3 इसके और 3 कंस्टेंट है। इसका नाम 9 - 3 = 6। तो 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम की हम लोग को क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब सी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए 18 और लास्ट क्वेश्चन है यूनिट फर्स्ट का। कह रहा कि नॉन होलोनॉमिक कंस्टेंट मे बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ। एक नॉन होलोनॉमिक जो कंस्टेंट होता है उसको हम लोग इनइक्वलिटी के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि नॉन होलोनॉमिक कंस्टेंट को मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में नहीं लिखा जाता है। ठीक, तो इसका बी नंबर ऑप्शन जो होगा क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, तो इस तरीके से आज हम लोग यूनिट फर्स्ट के 2 पार्ट के एमसीक्यू को कंप्लीट कर लिए। ठीक, बीच में 1-2 एमसीक्यू आए हैं जो थोड़ा आपके सोच से हायर स्टैंडर्ड, मतलब ऐसे कहिए कि हायर स्टैंडर्ड के एमसीक्यू हैं, लेकिन मुझे दिखा तो इस वजह से मैं लिख दिया हूँ, ताकि अगर एग्जामिनर गलती से भी वो एमसीक्यू दें तो आप उसको कर ले जाएं। ठीक, क्योंकि एग्जामिनर के मूड का पता नहीं है, कोई भी एमसीक्यू आ सकता है। ओके, इस वजह से मैं उस एमसीक्यू को भी इसमें डाल दिया हूँ, ताकि आपको लगे कि हाँ ये हम पढ़े हैं और एग्ज़ाम में आए तो आप उसको अच्छे से कर ले जाएं। ओके, तो आज के लेक्चर बस इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।